जैसा कि मित्रों मैं इकोनॉमी आपको पढ़ा रहा था, तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जो बैंक है, राइट, जो आरबीआई बैंक है उसके क्या क्या टूल्स होते हैं, वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में काम करती है। साथ ही साथ आप जानते हो कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से कई सारे टूल्स अपनाए जाते हैं। उन टूल्सों को किस प्रकार से समायोजित किया जाए, उनको अलग अलग तरीके से नियंत्रण किया जाए, राइट। तो यह जो कर्तव्य है, ये जो कर्तव्य होता है, ये होता है आरबीआई का। और आरबीआई क्या करती है, इनको फॉलो करते हुए जो कॉमर्शियल बैंकें होती हैं, इन बैंकों को क्या करती है, जो मुद्रा का जो फ्लो होता है, इन फ्लो को क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, राइट। इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति में कम और वृद्धि इस प्रकार की रहती है। तो मुद्रास्फीति का स्तर हमने आपको बताया ही था कि ये 0 से 6 के बीच होती है, यानी कि 4 ± 2 होती है, राइट। तो इससे तो ऊपर जो है मुद्रास्फीति कम या ज़्यादा होती रहती है, राइट। इतना मैंने आपको बताया ही था। साथ ही साथ आप जानते हो कि अगर जो आरबीआई एक्ट है 1934 के अंतर्गत एक प्रावधान और किया गया है। वो क्या किया गया है कि अगर आप जानते हो कि अगर आरबीआई एक्ट के तहत अगर ये निर्धारित कर दिया जाता है कि कोई भी अगर मनी है, राइट, कोई भी मनी है, अगर वो लीगल टेंडर घोषित कर दी जाती है, तो फिर वो लीगल टेंडर जब तक रहेगी जब तक आरबीआई उस लीगल टेंडर को खत्म नहीं कर देती, राइट। तो ये दिमाग में याद रखना, ये 1934 एक्ट के तहत ये प्रोविजन दिया गया। चलिए, तो इतना हमने आपको बता ही दिया है, कंप्लीट पढ़ा ही दिया है। और जो आज का जो लेक्चर रहेगा, ओके, आज का जो लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर है जो कमर्शियल बैंकें हैं अर्थात शेड्यूल बैंकें हैं। तो शेड्यूल बैंकिंग के विषय में हम आज आपको काफ़ी नॉलेज देंगे। साथ ही साथ आप जानते हो कि ओपन मार्केट से संबंधित जो टूल्स हैं, ओके, ओपन मार्केट से संबंधित जो टूल्स होते हैं, तो किस प्रकार से जो इकोनॉमी के अंतर्गत जो मुद्रा का फ्लो अधिक हो जाता है, तो उस फ्लो को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, उस फ्लो को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। तो उससे संबंधित क्या होता है कि अगर जो पैसा है मार्केट में सबसे ज़्यादा है, तो क्या होता है कि सरकार क्या करती है, उस पैसे को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, यानी उसको खींचती है मार्केट से। तो अलग अलग प्रकार से वो टूल्स आरबीआई द्वारा अपनाने का प्रयास करती है, ठीक है। उसमें भारत सरकार का समर्थन होता है, कार्य तो आरबीआई ही करती है और भारत सरकार की सलाह से ही आरबीआई कार्य करती है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे बॉन्ड होता है, प्रतिभूति होती है, ट्रेजरी बिल जैसे आपने नाम सुना हो। तो ये जो होते हैं कूपन बॉन्ड हैं, जीरो कूपन बॉन्ड, ये क्या होते हैं कि ये जो भी मार्केट में पैसा है, ओके, जो भी मार्केट में पैसा है, तो उस मार्केट से पैसा को क्या करना है, अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं, राइट। ताकि मार्केट में मनी का फ्लो नियंत्रण बना रखे और देश के अंतर्गत जो भी लेन देन हो रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्रास्फीति जो वृद्धि दर है उसमें कमी की जा सके, ओके। क्योंकि देखो ये चीज़ें इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि हमारा अगर देश चल रहा है तो वो एक प्रकार से स्थायित्व में चलना चाहिए, राइट। धीरे धीरे विकास होना चाहिए, एकदम विकास देखो कभी नहीं हो पाता है। बस यही है कि अगर मुद्रास्फीति में ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो इससे बहुत सारी तंगियाँ देखने को मिल सकती हैं, ओके। तो इसके विषय में हमने आपको डिटेल से समझाई है। अब बात हम ये करते हैं कि लेंडर क्या होते हैं और बॉर्नर क्या होते हैं, इनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला और उधार लेने वाला। तो उधार देने वाला, उधार लेने वाला, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये बैंकों में ही देखने को मिलता है, राइट। यानी कि कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो उधार देती भी हैं, उधार लेती भी हैं। अर्थात उधार देने का मतलब वो लोन भी देती हैं, ओके, इसके बाद वो लोन को जमा भी कराती हैं। और क्या होता है, लोन को जमा कराना अलग बात है, साथ साथ वो पैसा भी जमा कराते हैं। कुछ बैंक ऐसी भी होती हैं केवल लोन ही प्रोवाइड कराती हैं, वो जमा राशि नहीं कराती हैं, ओके। कुछ ऐसी भी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे उधार देने वाला, उधार लेने वाला, ये दो टाइप की बैंकें आपको देखने को मिलेंगी। और आप जानते हो कि शेड्यूल कमर्शियल जो बैंकें होती हैं, राइट, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंकें होती हैं उनके अंतर्गत आपने अलग अलग प्रकार के नाम सुने हो। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली एसबीआई बैंक भी है, जो इंपीरियल बैंक थी, 2019-21 में बनी थी। और 1955 के तहत उसे क्या दिया गया था, राष्ट्रीयकृत दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो काम करती है। 1955 उसका एक स्वयं का अधिनियम है,
उसके तहत वो काम करती है। जबकि अन्य बैंकें भी आप अगर देखोगे तो नेशनलाइज बैंकें होती हैं, प्राइवेट बैंकें होती हैं, फॉरेन बैंकें होती हैं, राइट, कॉर्पोरेट बैंकें होती हैं, और इसमें रूरल बैंकें भी आपको मिल जाएंगी, यानी कि रूरल जो विकास बैंकें होती हैं, ठीक है, तो वो भी देखने को मिलेंगे। अब बात हम ये करते हैं कि ये जो बैंकें हैं, राइट, ये जो बैंकें हैं इनको दो कैटेगराइज से समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो करेंगे हम इनको उधार देने वाला और उधार लेने वाला। चलो, लैंडर से बोलते हैं, उसको बॉर्नर बोलते हैं, राइट। तो उधार देने वाला, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। उधार देने वाला और उधार लेने वाला, इसमें आप जानते हो वे सभी शेड्यूल बैंकें आ जाती हैं, यानी कि वे सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें आ जाती हैं जो उधार देती हैं, राइट, जो उधार देती हैं। तो उधार कौन कौन सी बैंकें देती हैं? तो उधार में आपको पता होना चाहिए, उधार में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी बैंकें हो जाती हैं। जैसे आप जानते हो कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकिंग के अंतर्गत आप जानते हो कौन कौन सी बैंकें होती हैं। तो जैसे आप जानते हो एसबीआई तो होती ही है, राइट, नेशनल बैंकें होती हैं, प्राइवेट बैंकें होती हैं, ग्रामीण विकास बैंकें होती हैं, कॉर्पोरेट बैंकें होती हैं, और विदेशी बैंकें भी होती हैं, राइट। तो इस प्रकार की जितनी भी बैंकें हैं, ओके, जितनी बैंकें हैं वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आ जाती हैं। कितनी? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अब हम बात ये करते हैं कि ये जो बैंकें होती हैं, ओके, ये जो बैंकें होती हैं ये एक्चुअली में क्या करती हैं, ये उधार देती हैं। क्या करती हैं? उधार देती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि एसबीआई है तो ये उधार देती है, ओके, उधार लेती भी है, ऐसी बात नहीं है कि उधार लेती भी नहीं है, उधार लेती भी है। तो एसबीआई जो बैंक है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, ये एक प्रकार की सबसाइडेड एक कॉमन बैंक है, राइट। मतलब एक सबसाइडेड कॉमन बैंक का मतलब है कि जितनी बैंकें हैं उनका एक प्रकार की ये कॉमन बैंक मानी जाती है एसबीआई, राइट, क्योंकि ये 3 बैंकों से मिलकर बनी थी और इसका खुद का एक अपना क्या है, 1955 का अधिनियम है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम है इसका, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप जानते हो नेशनल बैंकें भी होती हैं, मैंने आपको अभी बताया नेशनल बैंक। और नेशनल बैंक के बाद आ जाती हैं ग्रामीण विकास बैंक होती हैं, ग्रामीण विकास बैंक, राइट। इसके बाद ग्रामीण विकास बैंक के बाद आप जानते हो फॉरेन बैंकें, यानी कि विदेशी बैंकें भी होती हैं, ओके, राइट। इसके बाद कुछ कॉर्पोरेट बैंकें भी होती हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये एक प्रकार की देखी जाए तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें हैं। क्या ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें हैं। जबकि आप जानते हो कि उधार देने वाले में कौन कौन सी हैं, केवल उधार देती हैं, उधार देती हैं, राइट, केवल केवल उधार देती हैं, उधार लेती नहीं है। तो इसमें आप जानते हो कि जैसे आपने पढ़ा हो आईडीबीआई, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। जो औद्योगिक विकास, जो औद्योगिक बैंक होती है वो क्या करती है, केवल उधार देती है। क्या करती है? केवल उधार देती है और जमा नहीं कराती है, राइट। इसके बाद आप जानते हो जैसे सिडबी भी भाई, ठीक, सिडबी भी बैंक है। इसके बाद सिडबी आप मान लो, जीआईसी आपने नाम सुना हो, एलआईसी आपने नाम सुना हो, जीआईसी, एलआईसी, राइट। तो ये प्रीमियम, ये देखो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आप जानते हो ये क्या कराती हैं, ये केवल केवल क्या करती हैं, उधार देती हैं, ये लेती नहीं है, राइट। उधार देती हैं, लेती नहीं है। इसी के अंतर्गत आप जानते हो जो जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं, म्यूचुअल फंड जो कंपनियां होती हैं ये भी क्या करती हैं, उधार ही देती हैं और ये लेती नहीं है।
चलो इतना आपके समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण विकास बैंकन में आप जानते हो जैसे जो आरआरबी बैंकें होती हैं, तो आरआरबी बैंक में आपको पता होना चाहिए जो भूमि विकास बैंक है। ओके, ग्रामीण विकास बैंक में कई प्रकार की बैंकें आ जाती हैं, जैसे नाबार्ड आ जाता है, राइट, नाबार्ड आ जाता है, और भूमि विकास बैंक आती है। तो ये जो बैंकें हैं, इन बैंकों की अगर बात की जाए, नाबार्ड और भूमि विकास बैंक की, तो नाबार्ड क्या होता है, ये एक्चुअली में उधार देता है। ये क्या करता है, ये उधार ही देता है, ये लेता नहीं है, ठीक है, ये भी जमा नहीं कराता है। तो काफ़ी ऐसी बैंकें हैं जो उधार ही देती हैं और उधार लेती नहीं हैं, ठीक है, बहुत सारी बैंकें हैं। जबकि आप जानते हो कि ये एक मिनट, लेकिन आप जानते हो इसके अंतर्गत कुछ ऐसी भी बैंकें होती हैं जो उधार देती भी हैं, लेती भी हैं, उधार देती भी हैं और लेती भी हैं। उधार देना लेना समझ रहे हो ना, यानी कि जमा कराना और लोन भी प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसके बाद भूमि विकास बैंक जो है, इसकी अगर बात करें तो भूमि विकास बैंक एक्चुअली में देखा जाए तो इसको इसमें लैंडिंग में नहीं दिया गया है, जो उधार देना है या लेना है तो ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, किसी भूमि विकास बैंक को ये सुविधा नहीं दी गई है। ओके, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलो, तो इसमें से कुछ बैंकें ऐसी हैं जो उधार देती हैं, लेती भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो देती हैं केवल लेती नहीं हैं। ओके, तो ये दो टाइप की बैंकें होती हैं, दो टाइप की बैंकें होती हैं, जो उधार देती हैं, लेती नहीं है। कुछ बैंकें ऐसी हैं जो उधार देती हैं और लेती भी हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बैंक सिस्टम में समझ में आ गया। चलो चलो अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट टूल्स क्या होते हैं। ओपन मार्केट टूल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है, राइट, जो देश की अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड अधिक होने की वजह से, राइट, डिमांड होने की वजह से क्या होता है कि वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाती हैं। वस्तुएं क्या है, महंगी हो जाती हैं। और आपको पता होना चाहिए जब वस्तु महंगी होती है तो ओबियसली अगर आप देखोगे जो परचेजिंग पावर होती है मूल्य की, उसमें गिरावट आ जाती है, राइट। और गिरावट आने से क्या होता है कि हमारा जो मूल्य का जो स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में क्या हो जाता है, कमजोर होता रहता है, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है, गवर्नमेंट को ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि अगर अधिक मनी है मार्केट में तो ओपन मार्केट टूल्स के अंतर्गत आप जानते हो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस मार्केट में जितना ज्यादा पैसा है उस पैसा को अपने पास जुटाने का प्रयास करेगी। ओके, अपने पास जुटाने का प्रयास करेगी और इसी पैसा को जुटा के अलग अलग फंडों में वो यूज कर देगी, चाइल्ड फंड में यूज कर देगी, या वो किसी गरीब बूढ़े लोग हैं उनको यूज कर देगी, सब्सिडी में दे देगी, या कोई नई योजना परियोजना को स्थापित कर सकती है, राइट। तो वो क्या करती है, इन्हीं टूल्सों को उपयोग करती है। क्या करते हैं, उन्हीं टूल्सों का वो क्या करती है, उपयोग करती है। तो ओपन मार्केट टूल्स के अंतर्गत जो बैंकें जो सरकार होती है वो क्या करती है, इस पर प्रत्यक्ष रूप से काम करती है। लेकिन सरकार जो है वो आरबीआई की सहायता से ये सब करती है, राइट। क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए केवल सरकार इसमें एक प्रकार की देखा जाए तो भूमिका जरूर निभाती है, लेकिन काम जो होता है वो आरबीआई का ही होता है, लेकिन सरकार का एक समर्थन होता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो जैसे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ होती हैं, ठीक, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ये एक प्रकार का प्रपत्र होता है। क्या होता है, प्रपत्र होता है।
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रपत्र होता है, जैसे इस प्रकार का एक प्रपत्र होता है और इस प्रपत्र में एक प्रमाणिक जानकारी दी जाती है। ओके, इसमें इस प्रकार से एक जानकारी दी जाती है कि अगर ये एक प्रकार से देखा जाए तो गारंटी युक्त होता है, ठीक है। इसमें 100% गारंटी होती है, यानी कि अगर ये आप परचेज करते हो, सरकार क्या करती है, मार्केट में ज़्यादा मनी होती है तो सरकार अपने पास पैसा जुटाने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ लागू करती है। ओके, उनको क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उनको सर्जित करती है, तो लोग क्या करते हैं, इनको परचेज करते हैं। समझ रहे हो, लोग क्या करेंगे, इसको परचेज करेंगे। तो जब परचेज करते हैं तो उनको एक निश्चित मूल्य, सुनना ध्यान से, उनको एक निश्चित मूल्य दिया जाता है कि आप इस मूल्य से आप परचेज कर लीजिए, राइट, इस मूल्य से आप परचेज कर लीजिए। तो उस पर एक डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट कि अगर आप को हम 100 रुपये दे रहे हैं तो आप मुझे 90 रुपये में ये चीज़ को परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो इसके कुछ दिन बाद वो 100 रुपये देगी। तो वो ये क्या है, ये एक्चुअली में एक आपातकालीन स्थिति में ही गवर्नमेंट ऐसा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो पैसा मार्केट से वो जुटा रही है ना, वो पैसा गवर्नमेंट को लौटाना पड़ता है, राइट। क्योंकि अगर कोई चीज़ उन्होंने, अगर किसी व्यक्ति, आपने, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मनी को अधिक देखते हुए उसने प्रतिभूति जारी कर दी। अब प्रतिभूति जो है वो मार्केट में गई, लोगों ने परचेज की, राइट। अब वो क्या करते हैं कि उसको जब परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद में गवर्नमेंट को ये दिखाना होता है कि हमने इस प्रपत्र के माध्यम को आपको गारंटी दी है, राइट। और इस गारंटी में आप क्या कीजिए कि जब भी आपको पैसा जैसे लेना हो तो उसकी एक समय अवधि दी जाती है। तो वो समय अवधि जो है इसकी अलग अलग होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जैसे एक बॉन्ड की अलग हो जाती है, उसकी ट्रेजरी बिल होता है उसकी अलग हो जाती है। तो इसका एक टाइम अवधि पीरियड दिया जाता है कि आप इस टाइम के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट उस पर जो भी अपनी तरफ से डिस्काउंट देना चाहे वो दे सकती है। तो वही होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये लोगों से पैसा जुटाती है, मार्केट में जितना मनी का फ्लो है अधिक से अधिक उसको क्या करती है, जुटाने का प्रयास करती है और अपने पास रखती है। और अन्य परियोजनाएं हैं और अलग अलग बहुत सारी चाइल्ड फंड है या कोई सरकारी ऐसे उपक्रम है जिनमें ये योजना को ये पैसा जो एकत्रित किया है इसको क्या करती है, वो यूज करती है। चलो, तो यही होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इतना समझ में आ गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक प्रकार का ये प्रपत्र होता है और ये गारंटी होती है, इस पे क्या होती है, गारंटी होती है, राइट। और ये जो गारंटी जो होती है, तो ये गारंटी होती है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, व्यक्ति गारंटी देती है कि चलो हम इस गारंटी पे आपको क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। तो ये एग्रीमेंट के द्वारा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एग्रीमेंट के द्वारा होता है। और जब सरकार को लगता है कि जारी करना चाहिए उस समय ये आरबीआई को क्या देगी, निर्देश देगी और आरबीआई इसे जारी करती है। आरबीआई ही काम करती है, आरबीआई जारी करेगी, आरबीआई रुपए जुटाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट सलाह देती है, राइट। चलो, अब क्या होता है कि ये तो पहली बात गारंटी होती है, इसमें जोखिम रहित होता है, जोखिम तो बिल्कुल ही नहीं होता है, तो जोखिम रहित होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक प्रकार का जोखिम गारंटी युक्त होता है और जोखिम रहित होता है। चलिए, तो इसके अंतर्गत दो प्रकार से सिक्योरिटी होती हैं गवर्नमेंट की। पहला होता है जैसे ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल के विषय में भी समझते हैं अभी। दूसरा होता है बॉन्ड, पहला ट्रेजरी बिल, दूसरा बॉन्ड। तो ट्रेजरी जो बिल है ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म। अगर सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेने हैं, ओके, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे अगर सरकार को लेने हैं, मार्केट से जुटाने हैं, तो वो ट्रेजरी बिल जारी करेगी। क्या करेगी, ट्रेजरी बिल जारी करेगी और मार्केट से अगर जितना भी मनी फ्लो हुआ है उसको क्या करेगी, वो सीमित करने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो वो एक निश्चित मूल्य डिसाइड करेगी ट्रेजरी बिल पर कि हाँ इस मूल्य पर आपसे हम पैसा ले रहे हैं, एक वो अंकित मूल्य डिसाइड करेगी। जैसे आप मानते हो कि इसने, सरकार ने क्या किया, 100 रुपये का अंकित मूल्य पर, 100 रुपये का अंकित मूल्य पर एक ट्रेजरी बिल जारी किया और ये क्या किया, मार्केट में भेज दिया, ठीक, मार्केट में भेज दिया कि हाँ, मार्केट में भेजा कि जो भी इसे लेना चाहे ले सकता है, उसे 100 रुपये अंकित मूल्य पर मिलेंगे, लेकिन उसके बदले उसको 90 रुपये देने होंगे। यानी कि ट्रेजरी बिल जो है एक्चुअली में 10% डिस्काउंट से, आप इस प्रकार से समझ लो, 10% डिस्काउंट पर क्या होता है कि ट्रेजरी बिल मान लो जारी कर दिया, 10 पे नहीं, वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करती रहती है, ठीक है,
लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ट्रेजरी बिल पे मान लो सरकार ने क्या किया, 100 रुपये अंकित मूल्य डिसाइड किया और 10% डिस्काउंट दिया है इसमें, ठीक है, यानी कि वो चीज़ 90 रुपये की है और सरकार उसको 100 रुपये में ले रही है। तो फिर क्या है, तुमको 10% डिस्काउंट दे रही, भाई आपको बेनिफिट दे रही है, दे रही कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रेजरी बिल को परचेज कर लेंगे। क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। पहले आप क्या होता था कि पहले ये जो सरकारी प्रतिभूतियां जो जारी होती थी ये केवल गवर्नमेंट संस्थाएं होती थी, राइट, बड़ी बड़ी प्राइवेट संस्थाएं होती थी, वो क्या कर देती थी, इसको परचेज करती थी, केवल संस्थाओं तक ही सीमित था, समझ रहे हो। पहले क्या था, संस्थाओं तक ही सीमित था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब वर्तमान में अगर देखोगे ना तो वर्तमान में निजी व्यक्ति भी इनको परचेज कर सकता है। वर्तमान में निजी व्यक्ति भी इनको क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो अभी जानते हो सरकार ने बीच में गिल्ट अकाउंट, डीमेट अकाउंट जैसे खाते खुलवाती है, तो वो किस लिए खुलवाती है, इसीलिए खुलवाती है कि लोग क्या करें, इस जो गवर्नमेंट जो प्रतिभूतियां जारी करती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने का प्रयास करें, राइट। तो वो आरबीआई ही करती है, लेकिन बस भारत सरकार का थोड़ा समर्थन रहता है। चलो, अब बात ये आती है कि इसकी अवधि क्या होती है। तो इसकी अवधि आप जानते हो 14 दिन की भी होती है, राइट, 91 दिन की है और 182 दिन की है, 3 से 64 दिन की, इस प्रकार से इसकी अवधि होती है। तो अधिकतम देखा जाए तो 1 साल तक इसकी अवधि मानी जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इस पे सरकार क्या करती है, 100 रुपये अंकित मूल्य प्रदान करके आपसे वो चीज परचेज कर लेगी, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति इसको परचेज करता है, मान लो ये कोई व्यक्ति ने परचेज किया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, इसको मार्केट में बेच भी सकता है, ठीक, मार्केट में वो बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, ठीक, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है। चलिए, इतना समझ में आया, मार्केट में बेच भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है। और चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की देखी जाए ना तो ये व्यापार योग होती है। कैसी होती है, व्यापार योग, तो इससे व्यापार कर सकते हैं, तो व्यापार योग होती है। तो ट्रेजरी बिल केवल और बात की जाए इसमें, तो ट्रेजरी जो बिल होता है ये केवल केंद्र सरकार ही जारी करती है। ट्रेजरी बिल जो है ना, इसे केवल केंद्र सरकार ही जारी करती है, इसे राज्य सरकार जारी नहीं करती है। ये दिमाग में क्लियर कर लो, जो शॉर्ट टर्म जो लोन होता है ये केवल केंद्र सरकार ही जारी करती है, ठीक है। केंद्र सरकार चाहे तो संपूर्ण भारत में भी कर सकती है, चाहे तो किसी राज्य में भी वो कर सकती है, राइट, लेकिन ट्रेजरी बिल जो है केवल केंद्र सरकार ही जारी करती है। जबकि बॉन्ड की अगर बात की जाए, अगर बॉन्ड की बात की जाए, ये 0 कूपन कोड पर होता है, ठीक है, 0 कूपन कोड। चलो, इतना समझ में आ गया। बॉन्ड की बात की जाए तो बॉन्ड भी एक प्रकार का देखा जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, राइट, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। वो देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर मार्केट से पैसा जुटाना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट से पैसा जुटाना है तो फिर ये बॉन्ड जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है। तो बॉन्ड में आप जानते हो कि सरकार अलग अलग प्रकार के बॉन्ड जारी करती है, जैसे ग्रीन बॉन्ड है, सॉवरेन बॉन्ड है, ठीक है, मनी बॉन्ड है, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे बॉन्ड हैं सरकार जारी करती है। और सरकार का उद्देश्य यही होता है कि इन बॉन्ड के माध्यम से वो मार्केट का जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख लिया जाए, ओके। तो इसलिए वो क्या करती है, इसको भी जारी करती है। तो ये बॉन्ड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ट्रेजरी बिल और बॉन्ड में अंतर कुछ भी नहीं है, बस अंतर यही है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। दूसरा अंतर ये है कि बॉन्ड जो है वो केंद्र सरकार भी जारी कर सकती है, राज्य सरकार भी जारी कर सकती है, लेकिन ट्रेजरी बिल जो है ना वो केवल केंद्र सरकार ही जारी करती है। इतना समझ में आना चाहिए। बस अंकित मूल्य पर सेम होता है, जैसे कि ये चीज़ ट्रेजरी बिल है, जैसे 100 रुपये पे हो गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक, इसी प्रकार से बॉन्ड भी उतने ही मूल्य पर होता है, ठीक, बॉन्ड भी आप उतने ही मूल्य पे ले सकते हो, लेकिन अवधि इसकी जो होती है वो 5 से 40 वर्ष के बीच होती है, 5 से 40 वर्ष के बीच अवधि होती है, ताकि क्या किया जा सके, लंबी समय तक
गवर्नमेंट पैसा मनी जो मार्केट में है उसको क्या किया जाए, संसूचित किया जाए, अपनी तरफ उसको क्या कर लिया जाए, अवशोषण कर लिया जाए। यानी कि मार्केट में जो मुद्रा का प्रचलन है, राइट, ठीक है, मार्केट में जो मुद्रा का प्रचलन है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए। चलिए इसके बाद क्या होता है, ये तो बात थी देश के अंदर ऋण, एक प्रकार का ये ऋण ही है, ठीक है, क्योंकि सरकार क्या लेती है, उधारी तो लेती है। ये जो बॉन्ड है, ये ट्रेजरी बिल है, ये सरकार एक प्रकार का प्रपत्र दे देगी आपको, गारंटी युक्त होता है पेपत्र, सरकार जो दे रही है वो गारंटी है। अगर कोई संस्था निजी देती है तो वो कोई गारंटी युक्त नहीं होता है, ठीक है। अगर सरकार दे रही है ना तो वो एक प्रकार से देखा जाता है कि वो कैसा होता है, सरकारी होता है। और वो हमेशा याद रखना, कभी भी उसमें दिया गया पैसा मारा नहीं जा सकता। आप मार्केट में बेच सकते हो, किसी को भी दे सकते हो पैसा, वो आपको लौटा दे देगा उसकी बदली। तो ये व्यापार करने योग्य होता है। तो सरकार दो प्रकार से ऋण लेती है, देश के अंदर ऋण लेती है, तो देश के अंदर ऋण आप जानते हो कि बॉन्ड जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी करेगी, ओके। तो ये कुछ प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से सरकार मार्केट से पैसा अधिक से अधिक जुटाने का प्रयास करेगी। तो ये देश के अंदर होता है। जबकि आप जानते हो सरकार जो ऋण लेती है वो दो टाइप से लेती है, देश के अंदर और दूसरा देश के बाहर से। देश के बाहर की अगर बात की जाए तो देश के बाहर क्या होता है कि जैसे आप जानते हो, जैसे डब्ल्यू बैंक है, वर्ल्ड बैंक से भी लेती है, आईएमएफ से भी लेती है, एडीबी से भी लेती है, राइट। तो इनसे भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पैसे ले सकती है, ठीक है, इनसे भी गवर्नमेंट पैसे ले सकती है। तो इनका जो ब्याज होता है, जो ब्याज भुगतान होता है, वो क्या करती है, राजकोष से फिर देती है, ठीक है। तो बाहर से भी पैसा ले सकती है। तो वर्ल्ड बैंक जो है, आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए देता है। आईएमएफ जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है। आईएमएफ जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए देता है, जैसे पनबिजली बनाना, या बड़े बड़े आपको बांध बनाना है, या आपको बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाने हैं। तो इसमें क्या है, जो सरकार को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वर्ल्ड बैंक से उससे लेती है, इस पर वो सस्ता होता है, 1% पर देती है, राइट। आईएमएफ जो होता है, ये आप देखोगे तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, ठीक है, तो ये भी मुद्रा जो फंड होता है अंतर्राष्ट्रीय, ये शॉर्ट टर्म को लोन देता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इससे भी लोन ले सकते हो। इसके बाद आईबीबीआई वाला एक बैंक है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, उनसे संबंधित ये लोन देती है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में अगर आपको उससे संबंधित जो भी अवसंरचनात्मक अगर आपको गतिविधियों को क्या करना है, मैनेज करना है, साथ ही साथ उत्पादन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वृद्धि करना है, तो इससे संबंधित क्या करती है, जो आईआईबी बैंक होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही ये सरोकार होती है और अच्छे से ये क्या करती है, हेल्प करती है, राइट। तो भारत जो है इन सभी का क्या है, सदस्य है। वर्ल्ड बैंक का है, आईएमएफ का भी है, एडीबी का ही है, इसका भी है, ठीक है, सभी का सदस्य है भारत। तो ये आपको समझ में आ गया देश के बाहर और देश के अंदर। देश के अंदर भी देखो, हमने आपको बताया ट्रेजरी बिल बॉन्ड लेती है, बॉन्ड ट्रेजरी बिल से। देश के अंदर आरबीआई से भी सरकार उधार लेती है, ये बात भी आप दिमाग में कर लो कि सरकार जो है आरबीआई से भी पैसा उधार लेती है। तो जब सरकार पैसा उधार लेती है तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इनको पैसा जो छाप के देती है ऐसे नहीं देती है, ओके। सरकार जो आरबीआई है, सरकार से पैसे जो मतलब कि जो भी पैसा सरकार को देगी, उधार देगी लैंडिंग पे, तो वो फ्री नहीं देती है कि छाप दिया और दे दिया। वो भी आप जानते हो इस पे क्या रखाएगी, इससे कुछ अलग से एक संपार्श्विक संपत्तियां रखाएंगी, ठीक। जो संपार्श्विक संपत्ति होती है वो रखवाने का प्रयास करेगी। सबसे पहले सोना, एक सोना लेगी, और आप जानते हो सोना लेगी। इसके बाद प्रतिभूति कोई भी, एक प्रतिभूति, बॉन्ड है। तो सरकार क्या करेगी, इस चीज को देखो, आरबीआई कहेगी भाई हम पैसा तभी छापेंगे जब आपके पास ऐसा कोई संपार्श्विक संपत्ति हो जो हमारे पास रख सको, तभी हम छापेंगे, या पैसा नहीं छापेंगे। तो यही सरकार क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है, मार्केट से पैसा जुटाती है। तो अलग अलग प्रकार देखो बॉन्ड जारी करती है, ठीक है।
अलग अलग प्रतिभूति जारी करती है, सोना सॉवरेन बॉन्ड भी जारी करती है। तो आप जानते हो सरकार चाहती है कि अगर आपके पास सोना रखा है तो सोने को एक निश्चित मूल्य पर वो सरकार क्या कर लेती है, जो मार्केट मूल्य होता है उससे कुछ बढ़ के ही सरकार ये परचेज करती है, ठीक, लोग ताकि सरकार को दे सकें, क्योंकि सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है और आरबीआई पैसे तभी छापेगी जब सरकार उसको क्या करेगी, संपार्श्विक संपत्ति उसे प्रदान करेगी, और संपार्श्विक संपत्ति जो है वो मार्केट से सरकार जुटाएगी। तो वो फिर देखो सॉवरेन बॉन्ड जारी करती है, प्रतिभूति जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है, राइट। तो अलग अलग प्रकार से सरकार ये बॉन्ड जारी करती है। अब लेकिन केवल इसी के लिए करती है तो ऐसा नहीं है। सरकार मुद्रा को, जो मुद्रा की जो ज्यादा स्फीति हो रही है उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार ऐसा करती है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है, वो मैंने आपको बताया है। चलिए चलो चलो, तो समझ में आ गया आपको। तो इसमें जो आरबीआई जो है पैसा जो देता है ना, इसका एक निर्गम विभाग होता है उसके माध्यम से, क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये दिमाग में होने चाहिए। चलो, लेकिन ये जो सरकार से, अगर देखो आरबीआई से भी अगर ये पैसा लेती है ना, तो इसकी एक लिमिटेशन होती है, वो 3 मंथ होती है, राइट। की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड सरकार आरबीआई से पैसा ले ले। इसकी एक लिमिटेशन होती है, वो 3 मंथ होती है। 3 मंथ के अंदर अंदर क्या करती है सरकार, पैसा एकत्रित करती है और 3 मंथ तक प्रदान कर देती है। फिर इसके बाद 3 मंथ तक पैसा ये आरबीआई इसको प्रदान करता है, राइट। चलो, तो इतना समझ में आ गया। तो इसी प्रकार का एक जीरो कूपन बॉन्ड भी होता है, जैसे जिस पर क्या करती है सरकार, अंकित मूल्य पर देती है, राइट। तो उसके लिए जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो भी मार्केट में क्या हो सकता है, उसका शेयर में उसको डीमेट अकाउंट खुलवा के और शेयर बिक्री कर सकते हो उसके माध्यम से भी। तो ये एक प्रकार का जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये तो कुछ टूल्स थे जो मार्केट से पैसा जुटाने के कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जिनके माध्यम से गवर्नमेंट पैसा मार्केट से जुटाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की। तो बैंकिंग सिस्टम में आप जानते हो 2 प्रकार की बैंकें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो शेड्यूल बैंकें मिलेंगी, एक नॉन शेड्यूल बैंकें मिलेंगी, ठीक है। शेड्यूल बैंकें जो होती हैं उसके अंतर्गत वे सभी प्रकार की कॉमर्शियल बैंकें आ जाती हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 के तहत उनको प्रदान की गई है, यानी कि उनको लिखित प्रमाणिक दर्जा दिया गया है। जबकि नॉन शेड्यूल बैंकें जो होती हैं एक्चुअली में इन्हें अनुसूची 2 के तहत उन्हें दर्जा नहीं दिया जाता है, राइट। उन्हें अनुसूची 2 के तहत उनको दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इनके आधार पर ये बैंकिंग सिस्टम को समझा जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि 2 प्रकार की बैंकें होती हैं। पहली तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या होती हैं एक्चुअली में, अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार की ऐसी बैंकें होती हैं जो आरबीआई एक्ट 1934, ये आरबीआई का एक्ट है। इसकी 2 अनुसूचियां होती हैं, एक पहली एक दूसरी, ठीक है। पहली अनुसूची अगर आप देखोगे ना, पहली अनुसूची क्या होती है कि भारत में जो अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, भारत में अलग अलग राज्य हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे कोई भी अगर पॉलिसी बनती थी, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी,
तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो 4 क्षेत्र को आधार को कैटेगराइज करके बनती थी। जैसे पूर्वी क्षेत्र ले लो, पश्चिमी क्षेत्र ले लो, उत्तरी क्षेत्र ले लो और दक्षिणी क्षेत्र ले लो। तो ये 4 क्षेत्र निर्धारित थे। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के एक अनुसूची के तहत ये दी गई। लेकिन अनुसूची 1 और 2 केवल आरबीआई में नहीं है। अनुसूची अब देखो, हाँ वर्तमान में तो 2 ही हैं, पहले ये अनुसूची 5 थी। ठीक है, पहले अनुसूचियां ये 5 थी, अब वर्तमान में ये केवल 2 अनुसूचियां रह गई हैं। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत वे क्षेत्र आते थे जो पहले क्षेत्रीय के आधार पर अलग अलग प्रकार के डिसाइड किए गए हैं। ठीक, वो बैंकिंग की पद्धति के आधार पर थे। राइट, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, ऐसे 4 क्षेत्र विभाजित किए गए थे। इन चारों क्षेत्र में अलग अलग क्या हुआ था कि बैंकें एक स्थापित थी। तो क्या होता, जैसे आप जानते हो, एग्जाम्पल ले लो, जैसे बंगाल, ठीक, यहाँ पे कोलकाता, बंगाल, कोलकाता। दूसरा इसमें जैसे इधर आ जाओ, गुजरात वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र में आ जाओ, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक, मद्रास, चेन्नई और दिल्ली। तो ये देखो, पूरब में है, ये पश्चिम में है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। राइट, तो इस प्रकार से जो बैंकिंग प्रणाली थी पहले, तो उनको क्षेत्रीय के आधार पर पहले डिफाइन किया गया था कि यहाँ पर जो लेन देन है आरबीआई एक्ट के तहत जो उनको दर्जा दिया गया था वो क्षेत्रीय के आधार पर था। यानी कि जैसे बंगाल था, तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो भी वहाँ पर जो राज्य दिए जाते थे तो उसके अंतर्गत ये बैंक काम करती थी। ठीक है, तो ये क्षेत्र के आधार पर थी, अलग अलग क्षेत्र में। जैसे मुंबई में थी तो वहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये क्षेत्र आ जाता था। उसी प्रकार से चेन्नई वाले क्षेत्र, जैसे मद्रास में, तमिलनाडु में, तो वहाँ का आंध्र प्रदेश, ये सब केरल, कर्नाटक क्षेत्र आता था। दिल्ली वाले उत्तर में, उधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब आ जाता था उधर साइड। राइट, तो इस प्रकार से ये 4 क्षेत्र पर थे। जबकि अनुसूची 2 में स्पष्ट ये कह दिया गया है कि इसमें वे सभी प्रकार की बैंकें आएंगी। अनुसूची 2 में वे सभी प्रकार की बैंकें आएंगी जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें हैं। राइट, और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें आप जानते हो एक प्रकार की ऐसी बैंकें होती हैं जो क्या करती हैं, लेती भी, उधार लेती हैं, देती, दोनों काम करती हैं। राइट, उधार देती हैं, लेती, सब करते हैं। चलो, तो यही है कि इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो अलग अलग कैटेगरी की बैंकें होती हैं। जैसे पब्लिक बैंक का मतलब है, जैसे सार्वजनिक बैंक जो होती है उसे बोलते हैं पब्लिक बैंक। सार्वजनिक बैंक एक प्रकार की पब्लिक ही बैंक होती है। तो पब्लिक बैंक या सार्वजनिक बैंक जिसे बोलते हैं, चलो, और ये जो सार्वजनिक बैंकें हैं एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये जनता के हित के लिए होती हैं, जनता के हित के लिए होती हैं। और इसमें जो निवेश होता है वो 51% सरकार का होता है। इसमें जो निवेश है वो 51% सरकार का होता है। इसका मतलब ये है, देखो, कोई बैंक प्राइवेट या सार्वजनिक, यानी कि सरकारी बैंक कब हो सकती है, जैसे कोई भी बैंक प्राइवेट है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो निवेश किया गया है तो उसमें 51% जो निवेश है, यानी 50% प्लस 1 जो निवेश है वो प्राइवेट किसी व्यक्ति, निजी संस्था का है। राइट, तो वो बैंक जो कहलाएगी वो प्राइवेट बैंक कहलाएगी। जबकि सरकारी बैंक कौन सी होती है कि जिस प्राइवेट बैंक में सरकार का इन्वेस्टमेंट 51% हो। राइट, चाहे कोई भी बैंक हो, अगर उसमें 51% सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो बैंक कहलाएगी सरकारी बैंक। कैसी बैंक कहलाएगी? सरकारी बैंक। तो कोई भी प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक बन सकती है, कोई भी प्राइवेट बैंक है वो सरकारी बैंक बन सकती है। राइट,
क्योंकि उसमें जो निवेश होता है सरकार का 51% होता है और 49% निजी का होता है। तो 1% का इसमें आंकड़ा टारगेट रखा गया मध्यम में कि अगर सरकार अगर 51% किसी क्षेत्र विशेष में खर्च करती, चाहे वो बैंक हो चाहे कुछ भी उद्योग हो, तो वो चीज है ना वो सरकारी कहलाएगा। अगर कोई प्राइवेट है तो उसमें ये समझ लो कि उसमें 49% सरकार का है, 51% निजी संस्था का है। चलो, तो पब्लिक बैंक आपको समझ में आ गया। दूसरी बैंक होती है इसमें देखो, हाँ एक मिनट, देखो शेड्यूल जो कॉमर्शियल बैंकें होती हैं इसको समझ लिया आपने। चलो, तो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक दो टाइप की होती हैं। जैसे एक वाणिज्यिक बैंक होती है, वाणिज्यिक बैंक है जितनी भी आपको मैंने बताया, सीबी कॉमर्शियल बैंक है। दूसरी होती है इसके अंतर्गत आपने देखा हो ऐसी बैंकें होती हैं जो कोऑपरेटिव बैंकें होती हैं, यानी सहकारी बैंकें, कोऑपरेटिव बैंकें। सहकारी बैंक, तो वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, सरकारी बैंक, सहकारी बैंक क्या होती है, ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ही होती हैं। कैसी होती हैं, क्या होती हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ही होती हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत देखोगे तो वाणिज्यिक बैंक भी आती हैं और सहकारी बैंक भी आती हैं, दोनों प्रकार की इसके अंतर्गत बैंक आ जाती हैं। तो वाणिज्यिक बैंक में आप जानते हो ये जो मैंने आपको बताया ना पब्लिक बैंक, राइट, ये सार्वजनिक जो बैंक बताई है ये एक प्रकार की कैसी बैंक है, तो ये एक वाणिज्यिक बैंक है, ये एक वाणिज्यिक बैंक है। और इसके अंतर्गत आप जानते हो वाणिज्यिक बैंक में पब्लिक जैसे सार्वजनिक बैंक हैं जिसमें सरकार का सीधा सीधा निवेश हो, ओके, सार्वजनिक बैंकें कहलाती हैं। इसके बाद प्राइवेट बैंकें भी होती हैं। जैसे सार्वजनिक बैंक की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, ये एक प्रकार की क्या है, सार्वजनिक बैंक है। सार्वजनिक बैंक, इसमें निवेश देखोगे तो 51% सरकार का रहता है और सरकार, इसका एक खुद का अधिनियम होता है, राइट, जो एसबीआई अधिनियम 1955 का है, इसका एक खुद का अधिनियम होता है। इसी अधिनियम के तहत इसके अपनी कार्य पद्धति है या कार्रवाई है, कार्य प्रणाली है, ये इसी के तहत करती है, ओके। तो इसका खुद का अधिनियम है। जबकि अन्य वाणिज्यिक बैंकों में की बात की जाए तो इसके अंतर्गत प्राइवेट बैंक आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे प्राइवेट बैंक के बाद इसी के अंतर्गत आएगी और भी कई सारी बैंकें होती हैं जिसमें अगर आप शामिल करना चाहो तो बहुत सारी कई सारी बैंकें मिल जाएंगी आपको। प्राइवेट बैंक हैं, सार्वजनिक बैंक हैं और कोऑपरेशन बैंक हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ फोरेज, जैसे आरआरबी बैंकें हैं ये भी आ जाएंगी, ठीक। के बाद विदेशी बैंकें हैं ये भी आ जाएंगी। तो ये सभी जो बैंकें हैं, ठीक है, ये सभी जो बैंकें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आती हैं। और ये वाणिज्यिक बैंकें जितनी भी हैं, ओके, जितनी भी शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंकें हैं इनका अगर आप देखोगे तो ये अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 जो आरबीआई एक्ट अनुसूची 2 है उसके तहत ये लिखित प्रमाणिक हैं, ठीक है। अगर आरबीआई चाहती है, आरबीआई अगर देखती है कि कोई बैंक अगर दिवालिया हो रही है या भ्रष्टाचार से लिप्त है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इस अनुसूची में से उसका नाम को हटा देगी, राइट, उसके नाम को हटा देगी, ठीक है। साथ ही साथ देखोगे तो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत वो जो लाइसेंस प्रदान किया गया था उसे भी वो रद्द कर देगी, समझ रहे, उसे भी क्या करेगी, वो रद्द कर देगी। तो कोई भी बैंक अगर है, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो चाहे वो सहकारी बैंक हो, ठीक है, ये दोनों जो बैंकें होती हैं ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आती हैं। और ये शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंक है ये अनुसूची 2 के तहत नामांकित की जाती हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है कि अगर इसमें से कोई बैंक क्या होती है, दिवालिया होती है या किसी अपराध से संलिप्त है, तो आरबीआई क्या करेगी, इस अनुसूची 2 के तहत उस बैंक को क्या कर देगी, दफा कर देगी, हटा देगी, राइट, हटा देगी। तो उसकी जो पावर होती है तो वो फिर खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप जानते हो कि कोई बैंक अगर स्थापित होती है, कोई बैंक अगर स्थापित होती है
तो उस बैंक का जो नामांकन है इस अनुसूची 2 में कर दिया जाता है और 1949 तक उसे लाइसेंस दे दिया जाता है, राइट। तो आप जानते हो कि ये अनुसूची जो है ये अपडेशन में रहती है, यानी कि अपडेट होती रहती है। जबकि अनुसूची 1 अपडेट नहीं होती है, अनुसूची 2 है वो अपडेट होती रहती है। चलिए, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इतना तो खैर आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके अंदरूनी अगर आपको ज्ञान नहीं होता है तो यूपीएससी क्वेश्चन इतना पुट कर देता है। तो आरआरबी में तो आपको पता ही होना चाहिए, भूमि विकास बैंक है, नाबार्ड बैंक है और ग्रामीण बैंक है। तो ये नाबार्ड तो आपको पता ही है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, सिडबी आपको उद्योग क्षेत्र में काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आरआरबी के अंतर्गत आते हैं ना। चलो, भूमि विकास बैंक तो मैंने बता ही दिया था कि ये तो ना लेती ना देती है, ठीक है। भूमि विकास बैंक है वो भूमि क्षेत्र में जो काम करती है, भूमि से संबंधित होती है, ओके। तो ये लेती नहीं है, वो भी एक्चुअली में क्या करेगी, देती है, ठीक है। वो लेती नहीं है, देती है। आप जानते हो कि भूमि विकास बैंक जो होती है वो भूमि से संबंधित अगर किसी प्रकार से कोई अगर लेने आता है, अगर लोन लेने आता है तो उसको वो लोन प्रोवाइड कराती है। अन्य क्षेत्र में नहीं कराती, भूमि संबंधित लोन प्रोवाइड कराएगी। जबकि नाबार्ड जो है वो अगर आप देखोगे तो सीधे व्यक्तियों को लोन नहीं देता है। नाबार्ड जो है ये भी क्या करता है, देता है, लेकिन ये सीधे व्यक्तियों को लोन नहीं देता है। नाबार्ड सीधे व्यक्तियों को लोन नहीं देता है, ये भी क्या करेगा, जो उच्च कोई संस्था होती है, ठीक है, उन संस्थाओं को ये लोन प्रोवाइड कराएगा, फिर उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक जाता है। लेकिन नाबार्ड डायरेक्ट व्यक्तियों को लोन नहीं देता है, ये माइंड में सेट होना चाहिए। यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसा पुट किया गया है। चलो, तो आपको समझ में आ गया शेड्यूल बैंकिंग क्या होती हैं। विदेशी बैंकें तो आपको समझ में ही है कि विदेश की जो बैंकें हैं, ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी आ जाएगी, तो जैसे सार्वजनिक बैंक की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओके। अब हम बात करते हैं इसी शेड्यूल बैंक में कोऑपरेशन सहकारी बैंकें क्या होती हैं। तो सहकारी बैंक आप जानते हो एक सहकारिता के माध्यम से काम करती हैं, और ये जो होती हैं निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण जो व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक लोगों का एक सामूहिक समूह होता है। क्या होता है, लोगों का एक सामूहिक समूह होता है, और ये वित्तीय समूह होता है, आप ऐसे कह रहे हो। यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निचले स्तर पर एक सहकारी बैंक होती हैं जो साथ साथ कार्य करती हैं। सहकारी बैंक का मतलब होता है गवर्नमेंट और व्यक्तियों के बीच मतलब एक साथ साथ काम करना, ठीक है। सहकारी बैंक भी रजिस्टर्ड होती है, बिना रजिस्टर्ड की बैंक ये भी काम नहीं करेगी, ओके। लेकिन ये निचले स्तर पर लोगों का एक सामूहिक वित्तीय समूह होता है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना अपना कुछ पैसा मनी वहां पर फंड के रूप में जमा करता रहता है। जब किसी व्यक्ति को आपातकालीन में उसे आवश्यकता पड़ती है तो वही पैसा दिया जाता है। मान लो 10 व्यक्ति ने 1,000 जमा किए और किसी को आपातकालीन 10,000 की आवश्यकता पड़ी, तो वही क्या करेंगे, 10,000 रुपये दे देंगे। क्या करेंगे, 10,000 रुपये देंगे। लेकिन सभी की सामूहिक जरूरत होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और होता है, इसके अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी सहमति अगर आ जाती है तो फिर उसके माध्यम से क्या हो जाता है, पैसा उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। अब मान लो 10 व्यक्ति हैं, तो 10 में 10 ही को अगर बराबर पावर रहेगी तो एक को अगर पैसा, जिसको पैसे की जरूरत है, तो 8 ने अगर हाँ भी कर दिए, 2 अगर मना करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें अध्यक्ष होता है, अगर वो चाहता है कि इसको देना चाहिए तो फिर अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। और ये आप जानते हो सहकारिता जो बैंकें होती हैं ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में ज़्यादा कारगर होती हैं। चलो, तो इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं। तो ये एससीबी है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंकिंग होती हैं। सहकारी बैंक आपको समझ में आई गई है। चलिए, तो लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, ये सहकारी जो बैंकें हैं ये उन्हीं को लोन देती हैं जो इसका सदस्य होता है, ठीक है। ये उसी को लोन देती हैं जो इसका सदस्य होता है, मतलब उसी को जो पैसा इकट्ठा किया है फंड के रूप में वो उसी को देती हैं जो इसका सदस्य होता है, अन्य व्यक्ति को नहीं देती। ये याद रखना। मान लो 10 सदस्य हैं सहकारी बैंक के अंतर्गत, तो वो 10 में से 10 ही को में से किसी एक को दे देंगे। अब बोलो कि दूसरे को दे दें जो इसका सदस्य नहीं है, उसे अलाउ नहीं होता है, वो नहीं दे सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको
शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक समझ में आ गई। इसी में आप जानते हो दूसरा क्या होता है, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, यानी कि नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ये बैंकें जो हैं एक्चुअली में, ये बैंक की अगर बात की जाए तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये अनुसूची 2 के तहत ये रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। पहली कंडीशन तो ये, क्योंकि ये नॉन बैंक हैं। ये क्या है, नॉन बैंक हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बैंकें होती हैं ये जमा नहीं करती हैं। इसका मतलब है ये जमा नहीं करती हैं, तो ऐसी बैंकें नॉन बैंकें कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी बैंकें नॉन बैंकें कहलाती हैं। जैसे आपको पता है कि एनबीएफसी क्या है, नॉन जो बैंक फाइनेंशियल है, एनबीएफसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कंपनी जिसे बोलते हैं, कॉरपोरेशन नहीं कंपनी बोल सकते हैं। तो एनबीएफसी राइट, इसे बैंकिंग अधिनियम के तहत भी रजिस्टर नहीं किया जाता है। पहली कंडीशन तो ये है कि अनुसूची 2 के तहत नहीं होती हैं। दूसरी कंडीशन है कि ये जो बैंकें होती हैं ये जमा नहीं करती हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो है इसके अंतर्गत ये बैंकिंग अधिनियम 1949, बैंकिंग अधिनियम जो 1949 का है, ठीक है, इनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये एक प्रकार की क्या है, नॉन है। बैंक तो है, बैंक तो है लेकिन ये नॉन है, यानी कि इसको एक अर्ध अर्ध प्रकृति की ये बैंकें होती हैं, यानी कि अर्ध प्रकृति की ये बैंकें होती हैं, पूर्ण रूप से बैंकिंग का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता, क्योंकि ये अनुसूची 2 के तहत रजिस्टर नहीं है, बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत रजिस्टर नहीं है, ये जमा नहीं करती हैं, कई चीज़ें कंडीशनें होती हैं। तो इनके आधार पर इन बैंकों को नॉन कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अंतर्गत एग्जाम्पल में है एनबीएफसी, एनबीएफसी। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, नॉन बैंक। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो स्मॉल बैंकें भी आ जाती हैं इसी में, स्मॉल बैंक। ठीक, स्मॉल बैंक है। और आपको पता होना चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका भी आपने नाम सुना हो। एयरटेल जो पेमेंट बैंक है ये भी इसी के अंतर्गत आती है। और भी बैंक हैं, जैसे पेटीएम बैंक भी है। ये बैंक जो है ना, ये कैसी हैं, नॉन कमर्शियल बैंक होती हैं। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जो नॉन कमर्शियल जो बैंकें थी, यानी नॉन शेड्यूल बैंक जैसे बोल सकते हैं, तो ये नॉन शेड्यूल बैंक है, ये नॉन कमर्शियल। देखो, नॉन कमर्शियल का मतलब तो है कमर्शियल बैंक है, तो इनको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये नॉन शेड्यूल बैंक हैं। ठीक है, ये कैसी हैं, नॉन शेड्यूल, यानी कि एनएसबी हैं, एनएसबी नॉन शेड्यूल बैंक हैं। चलो, तो ये नॉन शेड्यूल बैंकों का अगर आप देखोगे, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो नचिकेत मूर जो समिति थी उसके तहत, नचिकेत मूर समिति के तहत क्या किया गया था, को कॉपरेट किया गया था। ठीक है, रेगुलेट किया गया था। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेकिन आप जानते हो कि थोड़ा और नॉलेज है, अगर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कोऑपरेट बैंकें होती हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंकें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकें भी हैं, अदर 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 आपको मिल जाएंगी, जो कलरेटिव बैंकें होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ठीक है, ये लिख लो, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जहां जिस बैंक में 51% निवेश गवर्नमेंट का हो जाता है। ठीक है, जिस निवेश गवर्नमेंट का हो जाता है वही बैंक क्या कहलाती है, हाँ वही बैंक कहलाती है एक प्रकार की राष्ट्रीयकरण, यानी कि वो सार्वजनिक बैंकें हो जाती हैं। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद आप जानते हो प्राइवेट बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। जैसे 6 बैंकें थीं 1992 में, नरसिम्हा राव जो समिति थी उसके माध्यम से, 1992 में जो नरसिम्हा राव समिति थी, यानी कि इनकी ही सरकार थी उस समय, नरसिम्हा राव सरकार की, उनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी। तो इस समिति में जो 6 बैंकें थीं, प्राइवेट बैंकें थीं, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया था। जैसे हाँ राइट, तो इतना समझ में आना चाहिए। जबकि 1 मिनट, हाँ ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक
अंतर। और एसबीआई को इसी के समय में, देखो नरसिम्हा राव के समय में ही एसबीआई जो बैंक थे इसे भी अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा प्रदान किया गया था, ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलो तो इतना इसमें लेक्चर में कोई खास ज़्यादा नहीं था, पर्याप्त था। अगर प्राइवेट बैंक है लिखना चाहो तो प्राइवेट 6 बैंक है, प्राइवेट अन्य बैंक भी हैं, ठीक है। तो एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, ये सभी क्या है, ये प्रकार की प्राइवेट बैंक है, राइट, प्राइवेट बैंक है। अगर इसमें सरकार का 51% निवेश हो जाता है तो वही बैंक सरकारी बैंक कहलाएगी। तो अभी क्या है, ये प्राइवेट बैंक हैं। चलो तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलो।